सवाल मेरा आपसे ये कि भाई ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, यहां पर तो जो पेच फंसा है उसकी तस्वीर तो मुझे लगता है, क्योंकि पहले भी आप कह चुके हैं बीजेपी रिजीम में कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो खतरे से खाली नहीं है, मतलब वो पूरा होता हुआ अमूमन कम दिखता है। लेकिन ये जो विपक्ष की तस्वीर है, 99 के साथ कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस और बड़ी ताकत के साथ है, अखिलेश यादव तो 5 गुनी ताकत के साथ है। ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा या कोई कंस्ट्रक्टिव भूमिका में विपक्ष भी नजर आएगा? विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है। ये निर्भर करेगा सरकार के रवैये पर। सरकार का रवैया विपक्ष के प्रति कैसा होता है, क्या वो मोहन भागवत जी की सलाह के हिसाब से विपक्ष को प्रतिपक्ष मानते हुए उसको स्पेस देगी, या वही कि हमारे दोनों एलाइज तो हमारे साथ हैं और हमारा 293 नंबर है तो हम विपक्ष को चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। की परवाह नहीं करते। तो अगर इस भाव से सरकार चलेगी तो फिर हंगामा होगा, टकराव होगा, क्योंकि विपक्ष भी इस बार 234 तो है ही और कुछ निर्दलीय भी साथ में हैं जो जा नहीं सकते एनडीए के साथ। ओवैसी जैसे लोग वो भी विपक्ष के ही साथ रहेंगे। एक निर्दलीय तो कांग्रेस के जीत के आए हो, तो उन्होंने जाके पत्र भी दे दिया समर्थन का, विशाल पाटिल ने। तो 100 हो गया उनका नंबर कांग्रेस का एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार का रवैया कैसा होता। पहला टेस्ट जो है, जो संजीव भाई भी कर रहे हैं, वो स्पीकर के चुनाव से होगा। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उनका अपना स्पीकर बने, क्योंकि 240 का नंबर है और जनता दल यू ने समर्थन की बात कही दी है। चंद्रबाबू नायडू नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रणनीति ये हो कि हम डिप्टी स्पीकर टीडीपी को दे दें। अब समस्या यहाँ ये आएगी, नहीं तो फिर रहेगा तो एनडीए के पास, नहीं फिर विपक्षी के इस पर बवाल करेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी तक स्पीकर के जितने भी चयन हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है। अगर डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। वो जानते हो कि उसका उम्मीदवार हारेगा चुनाव, लेकिन सर्वसम्मति टूट जाएगी। सर्वसम्मति की जो परंपरा है वो टूट जाएगी, क्योंकि अगर आप उसको डिप्टी स्पीकर नहीं देंगे तो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत इधर से उधर पार्टियां कुछ हों, थोड़ा सा चुनौती पेश करें। ये अलग बात है कि एनडीए का बहुमत है, स्पीकर उनका बन जाएगा, लेकिन जो आम सहमति और सर्वसम्मति की जो बात की जा रही थी स्पीकर पद को लेकर, वो टूट जाएगी। तो यहीं से टकराव का वो बिंदु शुरू होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर सरकार मान जाती है कि भाई डिप्टी स्पीकर उनको दे दे, क्योंकि परंपरा रही है। इसी चैनल पर एक दो मित्रों ने कहा कि शायद पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया था, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्योंकि मैं भी देख रहा था कि 1984 में जो है एआईडीएमके के डिप्टी स्पीकर थे, उसके बाद एआईडीएमके थे, और 89 में जब बीपी सिंह की सरकार थी तब शिवराज पाटिल डिप्टी स्पीकर थे, वो अपोजिशन के थे। नरसिम्हा राव के टाइम बीजेपी के डिप्टी स्पीकर थे, मल्लिकार्जुन नाम था, तुमकुर से जीत के आए थे। और उसके बाद फिर संगमा जी के साथ जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तब सूरज भान जी डिप्टी स्पीकर थे, वो भी बीजेपी के थे, अपोजिशन के थे। तो ऐसा नहीं है। और फिर मनमोहन सिंह के टाइम में तो वो रहे आपके अटवाल रहे श्रोमणी अकाली दल के, और बाद वो रहे आपके करिया मुंडा, तो अटल जी के टाइम में भी रहे। तो ये डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने की परंपरा तो रही है पार्लियामेंट में, पहले विधानसभाओं में भी होता था, लेकिन विधानसभाओं में टूटी परंपरा। लेकिन पिछली दफा भी हम चर्चा कर रहे थे विनोद जी कि इसके लिए बाकायदा संवैधानिक कोई अड़चन नहीं है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये सीधे सीधे तय करेगा वो दल जिसके पास सरकार चलाने का बहुमत है। नहीं, मतलब संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है ना, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन देखिए, जो हमारा वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, इसमें एक लिखित संविधान और परंपराएं, कन्वेंशन, दोनों के हिसाब से चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संविधान में नहीं लिखी हैं। अब जैसे आशुतोष ने भाजपा संसदीय दल की बैठक की बात की। अब भाजपा संसदीय दल की हमेशा परंपरा रही है कि पहले जो पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है उसके संसदीय दल की बैठक होती है, और फिर सहयोगी दलों के साथ बैठक होती है, और फिर नेता चुना जाता है, जाके राष्ट्रपति को दावा किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार
पहले एनडीए की बैठक हुई नेताओं की, जिसमें मोदी जी को एनडीए का नेता चुना गया। फिर एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जो कि एनडीए की बैठक थी, संसदीय दल की बैठक हाँ, नहीं थी। वो एनडीए के वो आशु बता चुके हैं, लेकिन विनोद जी ये बताइए, टूट गई, अब नई परंपरा आ गई। अब ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इसके बाद 27 जून के बाद जो असल दिखेगा जोर आजमाइश का खेल, असल तो 27 जून के बाद राष्ट्रपति संबोधित कर देंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से इंट्रोडक्शन करा दें पूरी संसद का, उसके बाद जो असल जोर आजमाइश टकराव की शुरुआत तो हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही बयानबाजी शुरू हो गई। वो ठीक है, तो मतलब आप ये मत कहिए कि टकराव 27 टकराव विपक्ष और पक्ष के बीच में प्रोटेम स्पीकर से ही शुरू हो गई कि भाई सबसे ज्यादा वरिष्ठ केजी सुरेश हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, कंटिन्यूटी में भर्तृहरि महताब हैं। तो अब ये दोनों के अपने अपने पॉइंट नहीं, लेकिन मैं जो पूछना चाह रही थी आपसे विनोद जी, सवाल ये है कि इस बार विपक्ष के पास भी जिम्मेदारी है क्या कि भाई संख्या बल मिला, और ये भी पहली बार हम देख रहे हैं कि जीतने वाली जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट नंबर वाली पार्टी, वहां पर माहौल है कि भाई हार गए, जैसे हार का जैसे माहौल। देखिए, दो लोगों की बड़ी, और वो विपक्ष जो तीसरी बार भी कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी 52 से बढ़कर 99 पर पहुंची कांग्रेस, वहां ऐसा है कि भाई किला फतेह कर लिया, दुनिया फतेह कर ली, तो ये भी एक अलग ही तस्वीर है ना। देखिए, दो लोगों की बड़ी जिम्मेदारी, मैंने अपने कॉलम में लिखा भी है। सत्ता पक्ष को एकजुट बनाए रखने की एनडीए को जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा राजनाथ सिंह की है, क्योंकि इस सरकार में गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव सिर्फ राजनाथ सिंह को है, ना मोदी जी को है, ना अमित शाह जी को है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार चला चुके हैं, शीतल भाई बैठे हुए हैं, वो कैसा गठबंधन था नरेश अग्रवाल और बीएसपी के टूटे हुए ग्रुप को लेकर के, और उसको उन्होंने चलाया। तो राजनाथ सिंह को, और वो अटल जी की सरकार में भी काफी प्रभावशाली मंत्रियों में माने जाते थे। मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर थे उसमें गुजरात के, तो उस वक्त भी गठबंधन सरकार में वो थे। बाकी जितने लोग हैं उनको गठबंधन सरकार का अनुभव नहीं है। तो जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की है एनडीए को एकजुट रखने की और विपक्ष के साथ संवाद की, और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी तो हमेशा टकराव की मुद्रा में रहेंगे। उसकी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की ज्यादा है। वो मैच्योर लीडर हैं, वो जो है वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, वो सरकार के साथ अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद स्वीकार कर लेते राहुल गांधी, किरण जी, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राहुल गांधी स्वीकार कर लेते, नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, उसमें राज्यसभा भी आती है जब संसद की हम बात करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद राहुल गांधी स्वीकार कर लेंगे तो लोकसभा में तो जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना शीतल जी। लेकिन उनको एकजुट, विपक्ष को एकजुट भी रखना होगा, ये भी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी, क्योंकि जो चुनौती मोदी जी के सामने एनडीए को एकजुट रखने की है, वही चुनौती राहुल गांधी के सामने पूरे विपक्ष को भी एकजुट रखने की है।